तो किसान भाइयों, आपने देखा मंडी भाव, आपने जाने खबरें खेती की। अब हमारी जो फसलें हैं वो कटने को हैं, वो मार्केट में जाकर मार्केटिंग यानी विपणन उनको बेचना है, उनको आपको लाभ प्राप्त करना है। किस तरह से करेंगे, यही जानकारी आज हम आपको देंगे कि हमारी जो रबी की फसलें हैं उनको किस तरह से उनकी मार्केटिंग की जाए, किस तरह से उनका विपणन किया जाए और किस तरह से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यही आज हम आपको जानकारी देंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ हेमा यादव, जो कि उपनिदेशक हैं नियाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की। किसान भाइयों, हमारे साथ मौजूद हैं नियाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की उपनिदेशक डॉक्टर हेमा यादव। नमस्कार हेमा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान बहनों भाइयों। हेमा जी, अभी हम रबी की फसलों की बात करें क्योंकि समय आ चुका है फसलें काटने का और उनको मार्केट में जाकर बेचने का, उनका विपणन करने का। हम सबसे पहले बात करें कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। किसान बहन भाइयों, आपको मालूम ही है कि ये खुशहाली का मौसम है। आपके खेतों के अंदर गेहूं, जौ, मक्का की फसल लहला रही है और इसके अंदर मुख्य रूप से सरसों की खेती, जो कि हमारे राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप है, जिसका कि बाजार में उनको उचित मूल्य मिलता है। उसके अलावा कई सारी क्रॉप्स हैं जो कि ये फसल के साथ उगाते हैं, जैसे कि भिंडी है, टमाटर है, ककड़ी है, जो कि इन क्रॉप्स के साथ रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। जी, अच्छा, आपने भी इन फसलों के बारे में बताया, जिन भी फसलों के बारे में बताया उसमें जौ, गेहूं, चना, मटर और बाकी सब्जियां भी हैं हमारी, टमाटर, भिंडी। सबसे पहले अगर हम अनाज की बात करें यानी गेहूं और मक्का, तो इसमें इसके विपणन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि गेहूं है, ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे लिए, लेकिन जहां तक नुकसान का सवाल है तो ये भी पाया गया है कि कम से कम 10% गेहूं तो नुकसान हो जाता है बाजार तक ले जाने के अंदर ही। तो ये जरूरी है कि किसान भाई इस बात को समझें कि गेहूं को अच्छी तरीके से ड्राइंग करें, जब उसको सुखाएं तो उसके अंदर नमी की मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपने समय से पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया है तो उसमें नमी रह जाएगी, या समय के बाद आपने हार्वेस्ट कर लिया है तो उसके अंदर सूखा हो जाएगा। सूखे होने से उसके दाने टूट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि आप थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, जब तक गेहूं की फसल पूरी पक न जाए उसको आप उसकी हार्वेस्टिंग ना करें, और एक बार हार्वेस्टिंग के बाद उसको समुचित रूप से उसको सुखाएं। और सुखाने के लिए जरूरी है कि आप उसको सीधी धूप न पड़ने दें, क्योंकि अत्यधिक सूखने से भी उसके अंदर नुकसान हो जाता है। और गेहूं को आप अच्छे से बोरे के अंदर उसको पैक कीजिए। बोरों का जो क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखें। जूट का B12 करके एक बोरा आता है जिसके अंदर आप उसको पैक कर सकते हैं, और 10 किलो से लेकर 100 किलो के बैग्स आते हैं, उसको बांध करके लेके जा सकते हैं। तथा गेहूं के स्टोरेज के लिए भी उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यदि उसको भंडारण के लिए ले जाते हैं तो उसके अंदर नमी की मात्रा से उसके अंदर फंगस लग जाता है, उसके अंदर कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं जो कि नुकसान होता है। तो ये इनको ड्राइंग के टाइम पे, थ्रेशिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि गेहूं को आप उसकी बिल्कुल सुरक्षा करें, जिससे कि बाजार तक ले जाते गेहूं के दाने की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। उसी तरह से मक्का के अंदर भी दाना उसका पीला होता है, उसमें नमी होती है, और कम से कम उसके अंदर 30% नमी होनी चाहिए बाजार में ले जाने से पहले। और मक्के के अंदर खासकर वही जल्दीबाजी ना करें, उसको स्टॉक के नीचे से उसको काटें। और क्योंकि आप हाई यील्डिंग वेराइटीज, उच्चतर वाला बीज का उपयोग कर रहे हैं, तो वो गेहूं के स्टॉक का पीले होने का इंतजार न करें, क्योंकि कई बार वो हरा ही रहता है और हरे पे ही आपको सावधानी बरत करके उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। और थ्रेशिंग करनी बहुत जरूरी है। थ्रेशिंग के टाइम पे भी मक्का में बहुत जरूरी है कि कई बार देखा गया है कि जल्दीबाजी में कच्चे फर्श पे उसको फैला दिया जाता है, लेकिन कच्चे के फर्श पे फैलाने से उसके अंदर अवांछित उसमें कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी वगैरह उसमें आ जाते हैं, जिससे कि आपके मक्के की क्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो इन सब गेहूं और जैसी फसलों का आप बेहतर रूप से उसको
देखभाल कर सकते हैं और उसको बाजार लेके जा सकते हैं और बाजार में अपेक्षित है कि आपको उसका बेहतर मूल्य मिलेगा। जी, अभी हेमा जी आपने बताया कि सही समय पर गेहूं और मक्का की कटाई होनी चाहिए, ना ज्यादा उनको पकने दिया जाए, ना ज्यादा उनको कच्चा रखा जाए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा कच्चा नहीं है, ज्यादा पका नहीं है? क्या कोई एक निश्चित महीना है कि जहां पर गेहूं की या जौ की कटाई होती है, ऐसा कुछ? हाँ। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए ये देखा गया है कि जल्दीबाजी ना करें और देरी भी ना करें। उसके लिए देखा गया है कि नए तरह के जो बीज आ गए हैं बाजार में, उससे थोड़ा हार्वेस्टिंग का टाइम तो कम हुआ है, लेकिन मूलभूत से जैसे कि मक्का है, उसके लिए 122 दिन से पहले आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते और उसी तरह से 155 दिन के बाद भी यदि आप देखेंगे तो मक्के की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो आपको ये खुद ही को देखना होगा कि आपने कौन सा बीज आपने लगाया है, कौन सी वैरायटी का लगाया है, और थोड़ा सा उस गेहूं के दाने को आप उसको थोड़ा सा उंगलियों के बीच में उसको प्रेस करके देख सकते हैं कि पका है कि नहीं है। उसके स्टॉक यदि ज्यादा कच्चा है तो वो झुकावा होगा, स्टॉक के अंदर ज्यादा हरापन लिया हुआ है कि पीलापन लिया हुआ है, उस सबको ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे बाहरी चीजें हैं जिससे कि किसान भाई बेहतर समझते हैं क्योंकि दिन रात काम करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि जल्दीबाजी ना करें और देख लें कि कौन सी वैरायटी लगाई है। अभी आपने कुछ बताया कि वो ना ज्यादा पका हो, ये चीजें कोई क्या इसका टाइम ड्यूरेशन है कि 100 दिन से लेकर 150 दिन, ऐसा कुछ? वो हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया मक्का का 122 दिन है, गेहूं के लिए 110 दिन है। 110 दिन से पहले वो पकेगा नहीं। बाकी जैसे चना है, चने के भी 100 दिन के करीब आपके चना मूंग है, इनके 100 दिन तो मतलब मिनिमम है, उससे पहले पकेगा नहीं। उसके बाद डिपेंड करता है, यदि आपने कोई हाई यील्डिंग वैरायटी लगा दिया है तो जल्दी पकने वाली वैरायटी है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जो बीज जो आपने लिया है उसके पैकेट के ऊपर ये निर्देश ही दिए होते हैं। अलग अलग कंपनी के बीज उपलब्ध हैं, उसके अंदर हार्वेस्टिंग पीरियड भी उस पर लिखा हुआ होता है। यानी ये सारी चीजें कि कितने समय से कितना समय देना चाहिए हमें किस फसल को, ये सारी चीजें उस पैकेट पर जो मार्केट में उपलब्ध है उस पर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल लिखा होता है। उनको ये मैंडेटरी है कि बीज कंपनी इसके ऊपर ये बताएंगे कि किस समय पे इसको आपको हार्वेस्ट करना है, ये उसके ऊपर लिखा होता है। जी जी। अच्छा हेमा जी, अभी आपने जो बताया हमें कि गेहूं की बात हो गई, हमारे मक्का की बात हो गई, अगर अभी हम बात करें कि जो हमारी टमाटर हैं जो रबी की फसलों में आते हैं या भिंडी है, इनके बारे में इनकी कटाई कब होनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए मार्केटिंग करते समय, इनका विपणन करते समय? जहां तक विपणन की बात है तो दोनों टमाटर और भिंडी इनके आजकल बाजार में बहुत डिमांड है और बहुत सारी सीड कंपनीज आई हैं जिन्होंने कि टमाटर के और भिंडी के उन्होंने बेहतर बीज उपलब्ध कराए, बाजार में उपलब्ध भी है और मैं मानती हूं कि किसान भाइयों ने उनको लगाया भी होगा। तो बेहतर बीज लगाने का फायदा ये होता है कि जो फसल आप उगाएंगे, जैसे टमाटर बेहतर लाल रंग के होंगे, उसके अंदर जूस का जो कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा, और उसी तरह से भिंडी है, भिंडी का जो साइज है वो लंबा लिया हुआ होगा, सॉफ्ट होगा, उसका रंग हरा होगा। तो ये दोनों जो क्रॉप्स है इनकी बहुत डिमांड है। राजस्थान के बाहर इनकी काफी जो है डिमांड है दिल्ली के मार्केट के अंदर, लेकिन क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं बहुत जल्दी नुकसान हो जाती हैं तो इनको बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे टमाटर है, टमाटर के लिए ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर ध्यान में आया है कि जहां तक प्रोडक्शन की बात आती है तो किसान बेहतर से बेहतर बीज लेकर तो आते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, फसल भी तैयार हो जाती है, लेकिन फसल की तुड़ाई के बाद जो है हम उसकी ग्रेडिंग नहीं करते हैं। ग्रेडिंग यानी कि श्रेणीकरण। तो सरकार के कुछ मानक तय हैं जो कि जिसके कारण आप उन मानक को पढ़ सकते हैं और उन मानक के अकॉर्डिंग आप टमाटर की ग्रेड जैसे सुपर है, सुपर ए है, फैंसी है, उनको आप ग्रेड्स के अकॉर्डिंग यदि इनको श्रेणीकरण करके बाजार में लेके जाएंगे तो आपको बेहतर दाम मिलेगा आपको, और उसके आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि ये सुपर ग्रेड टमाटर है और भारत सरकार के मानक के द्वारा ही ये सब कुछ ग्रेड किया हुआ है, तो आपको बाजार आपको जल्दी उपलब्ध होगा, आपको ज्यादा उसको मूल्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से भिंडी के भी कुछ ग्रेड्स हैं, आप उसको साइज के अकॉर्डिंग, रंग के अकॉर्डिंग और उसकी सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग उसको आप श्रेणीकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है विपणन के लिए। हेमा जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप बाजार में जाके उचित लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो जानकारी है कि क्या प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, ये किसान भाइयों को कहां से मिलेगा, इसकी सूचना, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? अभी भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, प्लस प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, एनजीओज की तरफ से सूचना के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और कई सूचनाएं आपको फ्री में उपलब्ध है और इतनी सूचना उपलब्ध है कि यदि किसान भाई उसको यदि देख करें, सूचना को समझने की कोशिश करें तो मैं मानती हूं कि बहुत फायदा होगा। सूचना त्वरित नहीं होती है, यानी कि अभी आप सूचना लेकर के यदि आप बाजार पहुंचेंगे तो उसका फायदा हो
हो भी सकता है, लेकिन सूचना को फायदा उठाने के लिए आपको पीछे की 1 महीने की सूचना को एकत्रित करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। जैसे कि भारत सरकार की जो वेबसाइट है एगमार्क नेट, जो कि बहुत ही हर एक मंडी की आपको सूचनाएं उपलब्ध कराती है, राज्यवार आपको सूचनाएं मिल जाएंगी और 3 तरह की सूचनाएं उसमें उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ आप ये जो कमोडिटीज की जो है MCX, NCDX की प्राइसेस भी है, जिनका की उपयोग अलग तरीके से लिया जाता है, वो मंडी के भाव से अलग है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेंड पता चलता है कि सरसों जैसे एक कमर्शियल क्रॉप है, तो आप जान सकते हैं कि कमोडिटी के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या भाव चल रहा है और स्पॉट मार्केट यानी मंडी में आपका क्या भाव चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट लोगों ने इसको वेबसाइट के जरिए और SMS के जरिए उन्होंने इसके अंदर काफी प्रयोग किया हुआ है, जो कि बहुत सराहनीय है। और दूसरे राज्य में जैसे महाराष्ट्र है, उसके अंदर काफी बेहतर प्रयोग हुआ है और कई तरह की कंपनियां हैं जिन्होंने की किसान भाइयों के मोबाइल फोन के ऊपर सूचना उपलब्ध होती है और इस सूचना को पढ़ करके आप किस तरह का निर्णय लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं मानती हूं कि सूचना की कमी नहीं है, सूचना को समझ करके निर्णय लेने की जरूर इसके अंदर एक आदत डालनी होगी। बिल्कुल। हेमा जी, अभी आपने इतनी सारी जानकारियां दी, अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि विपणन अच्छे से कर पाए? वो विपणन के लिए बहुत जरूरी है बाजार को पहचानना। यदि आप बाजार पहचान गए हैं तो आप विपणन बेहतर कर पाएंगे। बाजार पहचानने के लिए जरूरी है कि आपको मांग का पता हो, आपको वहां की सूचना पता हो, और यदि आपको मांग पता है तो मैं ये समझती हूँ कि आप उसको समुचित रूप से श्रेणीकरण करके, उसको पैकेज करके, आप उसको परिवहन करके आप उसको बाजार में लेके जाएंगे। और यदि आपको पहले से ही यदि उस मंडी का भाव मालूम है तो मैं ये भी मानती हूँ कि आप उस ट्रेडर से आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं और पूरे बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आप एक उचित दाम लेकर के आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।